चलो दिखाओ कौन से क्वेश्चन में डाउट था। फिफ्थ वाला कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो ए पार्ट कह रहा है 4 ग्राम ऑफ H2। तो देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या होगा गिवन मास बाय 4/2 कितने मोल्स हो गए 2। अच्छा जैसे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे क्या निकाल देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एन यही करते हैं। अब H2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2Na मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना बन जाएगा 4Na। ऐसे अब सभी में चेक कर लेते हैं काम करते हैं हम डायरेक्ट लिखना सीखते हैं। बी है 16 ग्राम ऑफ O2। सी है 28 ग्राम ऑफ N2। और डी क्या चीज है 18 ग्राम ऑफ H। अब यहाँ चेक करना मास कितना है 16। मोलर मास कितना 32। क्या 16 मोल्स हो गए क्या। मल्टीप्लाइड बाय Na कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। एटम निकालने के लिए एक में कितना एटम है 2। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सॉल्व करने पे कितना आएगा। ऐसे 28 ग्राम N2 है तो 28 मोलर मास N2 का 28 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 2। N2 में 2 थे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यहाँ 18 ग्राम तो 18 बाय 18 मोल्स हो गए मल्टीप्लाइड बाय Na और मल्टीप्लाइड बाय 3 तो कितना बन गया 3 टाइम्स ऑफ Na। तो सबसे ज्यादा किसमें आएंगे 4 है। ठीक है 4 बता इससे फोर्थ वाला हो गया। वो ग्राम एटम का मतलब मोल है ना 0.5 मोल। फिर कह रहा था नंबर ऑफ एटम्स इन n मोल ऑफ गैस। अब नंबर ऑफ एटम निकालने हैं ना अपने को। देखो क्वेश्चन नंबर है 9। देखो n मोल ऑफ गैस है तो n मोल ही है ना मोल ऑफ गैस। तो अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूं तो वो क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। तो n मल्टीप्लाइड बाय Na। अब एक बात देखना अगर पूछ रहे नंबर ऑफ एटम्स तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दें तो उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। किसी भी एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको क्या बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। जैसे O2 की एटॉमिसिटी 2 O3 की एटॉमिसिटी 3 इस तरीके से। तो आंसर क्या होगा n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कि एक मॉलिक्यूल CH4 का मास क्या होगा। देखो इधर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 तो वो कितना होता है 16 am। अच्छा इस AMU को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो अपन एक बात लिखी थी 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम लिखा था कभी ऐसा। तो 16 AMU कितना ग्राम हो जाएगा 16 इंटू में 1/Na की वैल्यू रख दें 23 ग्राम। अच्छा 6 3 जा कितना होता है 18 तो ये बनेगा 2.66। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 2.66 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ये आंसर आ गया। ये 17 सभी कॉपी में भी नोट करना अच्छा क्वेश्चन है। 17 नोट कर लो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ है ना। चाहे नोट कर लेना एक कॉपी में तुम्हें पता भी चल जाएगा कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है ना। ये है शीट तुम्हारे पास क्या ये वाली है अभी। इसमें से देख के एक बार क्वेश्चन नोट कर दो कॉपी में। सेम एक बार पूरा क्वेश्चन लिख दो फिर सॉल्व करते हैं इसको।
ठीक है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि दो एलिमेंट है ए और बी और कंपाउंड्स बनाते हैं, ध्यान से देखना भी, कह रहा है एक कंपाउंड है B2A3। ठीक है, कह रहा है इसका अगर हम क्या लेते हैं 0.05 मोल लेते हैं तो उसका वेट कितना है, वेज 9 ग्राम। कितना वेट है उसका, 9 ग्राम। कह रहा है एक कंपाउंड है अपने पास B2A, उसका अगर हम 0.1 मोल लेते हैं तो उसका वेट कितना है, 10 ग्राम। सही है, तो एक काम करते हैं, एक मान लेते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ बी मान लेते हैं, एक्स मान लें, और एटॉमिक वेट ऑफ ए मान लेते हैं वाई। कोई दिक्कत इसमें, सही है। तो एक बात तो मोलर मास ऑफ B2A3 क्या हो जाएगा, दो बी है, एक का मास एक्स है तो दो का कितना हो गया, 2x, और ए का वाई तो क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ। अच्छा तो मैं मोल्स गिवन है इसके 0.05, तो अगर मैं लिखूं मास ऑफ B2A3 तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, और वो किसके बराबर गिवन है, 9। तो यहाँ से इक्वेशन लिख देते हैं 2x + 3 टाइम्स ऑफ वाई, ये 0.05 को 1/20 लिख देना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना बन जाएगा 180। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, मोलर मास ऑफ B2A, वो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x + y हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसके अगर मैं मास की बात करूं B2A के, तो मोल्स कितने गिवन है 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास किसके बराबर गिवन है, जितना वेट था 10। तो यहाँ से 2x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो क्या दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व किया जा सकता है, तो एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 3y - y क्या बचेगा 2y, 80। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40। किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसी में कर देते हैं ऊपर वाले में, 2x + 40 = 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। आंसर आ गया, तो एक का एटॉमिक वेट 30 और एक का एटॉमिक वेट 40, ये निकालना है ना। ठीक है, आगे करना है इसको ना, आएंगे इसमें डाउट्स तो फंस जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस करते रहोगे तो चीजें और क्लियर होंगी ना।
चले आगे। चलो, अब देखो कल हम एक एक रिएक्टेंट की बात कर रहे थे ना। हमने एक दो एग्जांपल लिखे भी थे, जैसे कार्बन वाला एग्जांपल लिखा था, तो एक काम करते हैं उसको थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं। हमने ऐसे लिखा था C+O2 गिव्स CO2, ऐसा लिखा था। अब एक बार सुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें ना। ठीक है, हमने तीन चार केस लेते हैं इसमें। पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। देखो, इसका मतलब क्या था, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 1 मोल ऑफ CO2, ये लिखा था। तो इसका मतलब ध्यान से देखना, ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैंने कार्बन का क्या लिया, 1 मोल, ऑक्सीजन का भी कितना लिया, 1, क्या दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो पूरे खत्म हो जाएंगे। तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट, ये खत्म हो गए, बना क्या, 1 मोल किसका, CO2। इतनी बात सही है, कोई दिक्कत इसमें। अब मैं एक केस बोलता हूं कि अगर 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो 1 मोल क्या देता था, CO2। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, मेरे पास 2 मोल कार्बन है और मेरे पास 2 मोल ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, 2 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव क्या होगा, 2 मोल ऑफ CO2। क्या यही बनेगा, तो मतलब ये दोनों भी कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे, और इसके कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल। अब देखो मेरे हाथ में है ना कि कितना कार्बन लूं कितना ऑक्सीजन लूं कंटेनर में। मैंने तीसरे केस में क्या किया, कार्बन के तो ले लिए 2 मोल, पर ऑक्सीजन का लिया मैंने 1 ही मोल। अब एक बात देखना, अगर कार्बन या ऑक्सीजन में से कोई भी एक चीज खत्म होगी तो रिएक्शन तो रुक जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट तो दोनों चाहिए, कार्बन भी चाहिए ऑक्सीजन भी चाहिए, तभी क्या बनेगा, CO2। अगर एक चीज खत्म होगी तो क्या रिएक्शन रुक जाएगी क्या, मतलब और आगे तो नहीं चल सकती ना। अब ऑक्सीजन का मेरे पास कितना मोल है, 1 मोल। तो 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल कार्बन के साथ रिएक्ट कर देगा, एक के साथ। तो वो एक एक तो आपस में रिएक्ट कर गए। अब उसके बाद ऑक्सीजन खत्म होगी, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म। क्या रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और जैसे रिएक्शन रुकेगी, टोटल मोल कार्बन के थे 2, रिएक्ट कितना किया, एक, तो एक तो बच गया होगा, तो एक क्या होगा इसमें, बच गया होगा। तो अब यहां देखना ऐसा होगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्या इसका 1 मोल बचेगा कंटेनर में, और इसका कितना मोल बनेगा, 1 मोल, क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा क्या, 1 मोल ऑफ क्या, CO2। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि कभी ऐसा वो किसी एक के मोल ज्यादा ले लिए, किसी एक के मोल कम ले लिए, तो क्या होगा, कोई एक चीज तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और एक चीज बच जाएगी। तो वहां पे हम दो चीजें डिफाइन करेंगे, इसको बोलते हैं, एक को लिमिटिंग रिएजेंट और एक को क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। तो जो चीज बच जाएगी उसको क्या बोल देंगे, एक्सेस, और जो पूरी खत्म हो जाएगी उसको क्या बोल देंगे, लिमिटिंग। तो बताओ तीसरे वाले एग्जांपल में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि वो तो पूरा खत्म हो गया, और बचा कौन, कार्बन, तो वो कैसा होगा, एक्सेस। क्लियर है बात। पर पहले और दूसरे एग्जांपल में ना कोई लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं ना। ठीक है, तो जहां पे एक बच जाए और एक खत्म हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, और एक क्या बात करते हैं हम, एक्सेस रिएजेंट। तो ये एग्जांपल लिखे, इन दोनों की हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसे लिखना, केस नंबर 1, 2 और 3, एक बार ये नोट करो, फिर हेडिंग डालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट ना।
ठीक है, करें बात। अब देखो कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में एल डॉट आर लिखा हुआ, उसका मतलब क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम यहाँ दो डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो देखो पहला नंबर पॉइंट लिखो इसमें, द रिएजेंट which is completely consumed in a chemical reaction is called as limiting reagent। जो completely कंज्यूम हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो नहीं कंज्यूम होता उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। which is not completely consumed in chemical reaction is called as एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जो खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, एक्सेस। अब देखो यहाँ तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी, सी प्लस ओ टू गिव CO2। अगर कोई टिपिकल सी रिएक्शन हो तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन सा एक्सेस रिएजेंट, है ना। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी ना, एक बार दो डेफिनेशन नोट करो। ठीक है, हेडिंग डालो, स्टेप्स टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट। कि कैसे डिटरमाइन करें कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ना। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, देखो तुम्हें ऐसे ही करना है, पहले पूरा ध्यान से समझना है, एक भी स्टेप में दिक्कत आए तो पूछना है ना। हम क्या करेंगे, एक साइड तो स्टेप्स लिखते चलेंगे डेफिनेशन में, और उसी को अप्लाई करते जाएंगे साइड में एग्जांपल में ना। तो सबसे पहली चीज तो अपने को जो भी केमिकल रिएक्शन गिवन होगी उसको क्या करना है, चेक करना है वो बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। अगर बैलेंस नहीं हुई तो उसको क्या करेंगे, बैलेंस है। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, बैलेंस था गिवन केमिकल रिएक्शन, कि जो भी केमिकल रिएक्शन गिवन है उसको क्या कर लो, बैलेंस कर लो। तो अभी तो हम कोई एग्जांपल हाइपोथेटिकल मान के चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई बैलेंस इक्वेशन ही मान लेते हैं ना। तो कोई एग्जांपल लिया हमने, ऐसी इक्वेशन ले ली, 2A प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी गिव्स 4 टाइम्स ऑफ सी प्लस डी, और बोल दिया इक्वेशन कैसी है, बैलेंस है। तो बैलेंस है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया, ए का 2 आ गया, बी का 3, सी का 4 और डी का कितना है, 1। अब देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्टेंट के अपने को मोल से गिवन हो, कि मैंने इतने मोल ए लिया, इतने मोल बी लिया। मास दे सकता है, वॉल्यूम दे सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो अगर कुछ भी गिवन होगा तो उससे क्या निकाल लेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो सेकंड काम क्या होगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट के क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल की कितने हमने लिए हुए है ना। तो हम एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ तो अपने हाथ में है कि कितने मोल्स माने, तो मैंने एक चीज दिखा, यहाँ पे इसके मोल माने, इसके ले लिए 4 मोल और इसके कितने ले लिए 8। कि मैंने जब स्टार्टिंग रिएक्शन शुरू करी तो ए के कितने मोल लिए 4 और बी के कितने मोल ले लिए 8।
कुछ भी ले सकते हैं रैंडम, तो हमने 4 और 8 मान ली। ठीक है, फिर अगला काम क्या करना है, जो रिएक्टेंट है, जैसे ए रिएक्टेंट है, उसके मोल कितने हैं 4, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इन दोनों को डिवाइड करना है, मतलब क्या रेशियो निकालना है, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी कि थर्ड काम क्या करना है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल हो गया, और डिवाइडेड बाय एस सी का मतलब क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लिख देंगे इसको ना, रेशियो ऑफ ईच रिएक्टेंट। ये एस डॉट सी का मतलब क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एक काम करते हैं, निकाल के देखते हैं इसका, एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। मैंने क्या किया, लिखा मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बताओ ए के कितने मोल है, ए के मोल 4, अच्छा इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो 4/2 कितना बन गया 2। यहाँ पे बी के कितने मोल है 8, कोएफिशिएंट कितना है इसका 3, तो सॉल्व करेंगे क्या बनेगा 2.66 बन गया। हमने क्या निकाल लिया, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब जैसे ही मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लिया, तो ऐसा रिएक्टेंट जिसके लिए ये वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिस भी रिएक्टेंट के लिए मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी कम, वो क्या होगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या बोलेंगे, रिएजेंट हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस एग्जांपल में बताओ ए लिमिटिंग रिएजेंट है या बी लिमिटिंग रिएजेंट है, ए लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जैसे ही पता चल जाए ना कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, उस पे क्या कर लो, ऐसे सर्कल मतलब बॉक्स बना लो और लिख दो ये क्या हो गया, एल डॉट आर, मतलब क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो इस वाली चीज का कोई काम नहीं है, अब ये सिर्फ किस लिए किया था हमने, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसका कोई रोल नहीं है, इस पर कांटा मार दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो कभी भी कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा वो तो इस चीज पर डिपेंड करेगा ना, लिमिटिंग रिएजेंट कितना था। क्यों ऐसा, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएजेंट ही खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक जाएगी, एक्सेस तो कितना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा, ऑल द प्रोडक्ट कैलकुलेशन इज डन बाय लिमिटिंग रिएजेंट। कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला वो सारी चीज किस पे डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट पे। अब देखो कितना सी बनेगा कितना डी बनेगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करने वाला है, लिमिटिंग पे। मतलब बी का उसमें कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ किसका रोल होगा, ए का। अभी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो अगर मेरे को ये बनाना है कि बताओ सी के कितने मोल बने, तो मैं इतनी सी रिएक्शन लिख लूं, 2A से 4 टाइम्स ऑफ सी। तो सही तो है, 2A था और इधर क्या था 4 टाइम्स ऑफ सी। मेरे को ये निकालना है ए के कितने मोल से सी के कितने मोल बने। तो देखो यहां से क्या नजर आ रहा है तुम्हें कि 2 मोल ऑफ अगर ए होगा तो सी के कितने मोल बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत, सही है। अच्छा 1 मोल ऑफ ए से 2 मोल ऑफ सी, सही बात है। हमने ए के कितने मोल लिए हुए ध्यान से देखो, कितने मोल है ए के 4। तो बताओ 4 मोल ऑफ ए इज क्या होगा, 8 मोल ऑफ सी। यहां तक बात सही है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे बताओ कितने मोल सी के बने, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी फॉर्म्ड कितने बन गए भाई, 8 बन गए। क्या एक आंसर आ गया, क्या के कितने मोल सी के बनेंगे यहां से। ऐसे कर देखो मेरे को डी के मोल निकालने हैं, इसके मोल निकालने हैं डी। तो रिएक्शन तो यही रखेगा ना, ए से डी वाली लेंगे हम, तो ए से डी वाली कौन सी हो जाएगी, 2A से डी लिख देंगे क्या, तो सही है। अच्छा अब यहां से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या कहता है कि अगर 2 मोल ए के होंगे तो डी का कितना मोल बनेगा, 1 मोल ऑफ डी। बताओ सही बात है। अगर 1 मोल ए का होगा तो 1/2 मोल ऑफ डी बनेगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, सही है। तो अपने पास ए के कितने मोल हैं 4, तो अगर 4 मोल ऑफ ए लेंगे तो कितना बनेगा, 4/2 मतलब कितना, 2 मोल ऑफ डी। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल ऑफ डी फॉर्म्ड, आंसर कितना आ गया अपना, 2 आ गया क्या। बताओ इतनी बात सही है या गलत है, सही है ये वाली बात। तो ना अपने पास ये भी आ गया, सी के कितने मोल बने डी के कितने मोल बने। अब देखो ये जो बी वाला रिएजेंट था, ये बी वाला रिएजेंट कैसा रिएजेंट है,
देखो एक्सेस रिएजेंट तो बचता है ना अभी। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, बचता है। तो अपने को ये भी पता लगाना है कि कितना रिएक्ट कर गया, कितना बच गया इसका। तो अगली स्क्रीन पे चलते हैं इसको ना। अब देखो रिएक्शन याद करें ना, क्या है, 2A+3B। और ए के कितने मोल हैं, 4, बी के कितने मोल हैं, 8। तो अगली स्क्रीन पे चलते हैं, फिर से इतनी सी रिएक्शन लिख देते हैं। क्या था, 2A+3। सही है, यहां तक आगे प्रोडक्ट कुछ भी बन रहा था। अब ये रिएक्शन देख के अपने को क्या पता चल रहा है, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद, बताओ कितने मोल, 3 मोल ऑफ बी। बताओ ये बात सही है क्या, इसमें कोई दिक्कत। बताओ अगर ए का मैं 1 मोल लेता तो बी के कितने मोल के साथ रिएक्ट करता है, 3/2। यूनिटरी मेथड ही लगाना है, क्या होता है, 3/2 मोल ऑफ बी। अब अपने ए के कितने मोल लिए हुए थे, 4 मोल। तो अगर अपने पास 4 मोल ऑफ ए है तो कितने रिएक्ट कर देंगे, 6। डायरेक्ट लिख दूं क्या, 6 मोल ऑफ बी। बताओ इतनी बात सही आ गई। अब उनमें से ए के 4 मोल ही थे, तो मतलब बी के कितने रिएक्ट करेंगे, 6। तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। कितने मोल रिएक्ट कर गए, 6 मोल। अच्छा टोटल कितने थे अपने पास बी के मोल, 8 थे क्या। अगर 6 रिएक्ट कर गए तो बचे कितने होंगे, 2। तो टोटल मोल थे 8 - 6 कर दिया, कितने मोल बच गए, 2 मोल। क्या ये भी निकाला जा सकता है कि एक्सेस के कितने मोल रिएक्ट कर गए और कितने मोल बच गए। क्या लिमिटिंग रीजन से सब कुछ निकाला जाएगा। एक बार फिर से सारी चीज रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप क्या होगा, जो भी केमिकल रिएक्शन गिवन है लिखो और उसको क्या कर दो, बैलेंस। दूसरा काम, अगर रिएक्टेंट के मोल दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात, कभी मास गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो उससे क्या निकालो, सभी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। फिर क्या करना है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब एक रेशियो निकाल लो, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और जिस रिएक्टेंट के लिए वो वैल्यू कम होगी वो तुम्हारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब जितना भी प्रोडक्ट बनाने की बात होगी कि कितना प्रोडक्ट बना, वो सारा किससे निकाला जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट से। तो देखना इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया था, ए। तो अगर मेरे को ये निकालना था कि कितने मोल सी के बने, कितने मोल डी के बने, तो मैंने किसका यूज करा, सिर्फ ए का। बी का कोई यूज इसमें नहीं करा, क्योंकि बी कैसा रिएजेंट था, एक्सेस रिएजेंट। तो जो चीज एक्सेस में होगी उसका कुछ अमाउंट रिएक्ट कर देगा और कुछ अमाउंट बच देगा, तो हम वो भी निकाल सकते हैं, कितना रिएक्ट करेगा कितना बचेगा। बताओ क्लियर है बात ये, ठीक है। एक बार ये नोट करो, है ना, चाहे पहले स्टेप्स नोट कर लेना 5, फिर चाहे एग्जांपल नोट कर लेना।
लिख लेंगे। इससे ये वाला पूरा नोट कर ले एग्जाम्पल में, ये वाला पार्ट हो गया। फिर इसमें बेस्ड ऐसा कोई एग्जाम्पल करते हैं ना क्वेश्चंस की फॉर्म में, ये नोट करो एक बार। इसका तीसरा पार्ट ये भी था ना कि कितने बी के रिएक्ट कर देंगे, कितने बी के बचेंगे। पता नहीं दूसरा क्या आ रहा है तेरा, तेरा क्या आ रहा है? 4 मोल, तो मतलब पी लिमिटिंग हो गया, हाँ सही लग रहा है। सेम स्टेप बाय स्टेप, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सेम रिएक्शन लिखनी है, मोल लिखने हैं उसके, मोल बाय स्टोइकोमेट्री। 5 आ रहा है, कौन सा लिमिटिंग आ रहा है तेरा? क्यू आ रहा है, कैसे? 5/1 हो गया, 8/2 4 नहीं होगा? सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लो, लिख दिए, वापस से लिख दिए वहां पे। क्या क्या चीज गिवन है अपने को? मोल गिवन है, कितने मोल गिवन है? पी के 8 और क्यू के 5, सही है। अगला स्टेप क्या करना है? जितने नंबर ऑफ मोल है उसको किससे डिवाइड कर देना, उसके कर दें डिवाइड। क्या हो जाएगा? 8/2 कितना बन रहा है? 4। 5/1 कितना बन रहा है? 5। कौन सी वैल्यू कम है? 4 वाली, तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया अपना? 4 वाला लिमिटिंग हो गया ना। अब जैसे ही लिमिटिंग आ गया तो देखना इनका कोई रोल अब नहीं है ना, ये तो सिर्फ किसके लिए था? लिमिटिंग चेक करने के लिए। अब एक काम करते हैं, यहां अंडरलाइन कर दें, इसका कोएफिशिएंट 2 था और इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। सही है यहां तक? तो हमने को पता है कि 2 मोल ऑफ पी गिव्स, अभी ऐसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप ना, 1 मोल ऑफ आर। यहां तक सही है? और 1 मोल ऑफ पी होता तो क्या मिलता अपने को? 1/2 मोल ऑफ आर। और अपने पास कितने मोल है यहाँ पे? 8 मोल।
तो 8 मोल ऑफ पी गिव्स 4 मोल ऑफ, सही है आंसर। तो अगर कुछ आंसर अपने से क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर फॉर्म, तो क्या आंसर आ गया इसका 4। चेक करो, सही है, निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी तो यहाँ पे मोल मोल ही दे दिया ना, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कोई अमाउंट रिएक्शन दे दे, और कई बार रिएक्शन देगा। मान लो ऐसा बोल दे H2O2 कंबाइन करके H2O बनता है, तो रिएक्शन तो खुद लिख लेंगे, उसको बैलेंस भी कर लेंगे, है ना। तो उसी में बेसिक क्वेश्चन करते हैं ना। लिखो अगला। देखो 4 ग्राम ऑफ, मतलब मोल्स निकालने पड़ेंगे सभी के ना। हाइड्रोजन is ignited with 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर। कैलकुलेट मास ऑफ H2O फॉर्म, कि कितना मास H2O का बनेगा। सेम, अब एक बार स्टेप सुन लो, क्या करोगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे, उसको क्या करोगे, बैलेंस। अब यहाँ पे मास गिवन है, तो पहले मास से क्या निकालोगे, मोल, फिर मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक लिमिटिंग निकाल लोगे, फिर लिमिटिंग से कितने मोल H2O के बनेंगे, फिर H2O के मोल्स निकालने के बाद फिर उसका क्या निकालना पड़ेगा, मास, मतलब मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास करके ना। लगाओ दिमाग, करो सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप करते चलो। क्या कितने मोल बनेंगे, ऐसे बनाने से इक्वेशन ये लिखो, क्यों लिखा है, H2O2 लिखते हैं, बस लिख तो दिए, रिएक्शन तो लिखी है। अब तुम क्या करेंगे, आपने इसमें मोल लिख दिए, वापस लिख देंगे H2O प्लस O2 प्लस 2H2O। अब देखिए आपने मोल लिख, कितने मोल लिख दिए, कितने 2, और इसके कितने। अब अगला काम क्या करना है, मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके दो डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा, तो कैसे कर दिया, 1 बनेगा, 1/8, ये लिमिटिंग हो गया। ये तो अभी तो क्या है, O2 तुम्हारा क्या आ गया, लिमिटिंग है। अब O2 से कितने मोल H2O बनेंगे, ये निकालने पड़ेंगे, तो मोल्स के कोएफिशिएंट से पता चलेगा। देखो क्या होता है इसका कोएफिशिएंट, O2 का 1 है, H2O कितना है 2, एक से कितने बनते हैं
तो वो लिखो फिर। देखो पता है क्या किया करो, सबसे पहले रिएक्शन मत लिखो, ऐसे लिख दो। तुम इतना काम तो कर चुके हो सभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल लिया तुमने। तो निकाले 4/2, कितने आ गए 2। बस उसके 1/4 मोल आ गए तो उसका क्या निकाल दो, मास मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है H2 होगा 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले एक बार देखो ये बात सही है जो लिखी है, फिर रिएक्शन लिख दे। 9/4, हाँ 4.5 ग्राम आ जाएगा। देखो एक बार ये मैंने रिएक्शन लिख दी, इसमें किसी को परेशानी, सही है यहाँ तक रिएक्शन। अब अपने को क्या गिवन थे इसके, मोल निकाल रखे हमने, कितने मोल निकालने इसके, ये लिखा करो आगे मोल ना, 2 1/8, सही है। फिर मैंने किया मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्री, हमेशा करके देखना मोल बाय स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट, 2/2 कितना बनेगा 1, और ये तो 1/8/1 कितना होगा 1/8। 1 वाली वैल्यू कम है या 1/8 कम है, तो मतलब लिमिटिंग कौन रहा होगा तुम्हारा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब जैसे लिमिटिंग हुआ इस पे तो क्रॉस कर दे, इसका कोई काम नहीं है ना। अब यहाँ चेक करो O2 का कोएफिशिएंट कितना है 1, H2O का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो हम लोग क्या पता चल गया कि 1 मोल ऑफ O2 गिव्स, क्या होगा 2 मोल ऑफ H2। यहाँ तक सही है बात। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कितने मोल हैं 1/8 मोल है, तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1/4 मोल ऑफ H2। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड आगे कितने 1/4। तो यहां से बताओ मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं मोलर मास, कितना है मोलर मास इसका 18। तो आंसर कितना आ गया, चेक करो सही है बात है, निकाल सकते हैं ऐसे, तो आंसर आ जाएगा 4.5। कर पाओगे ऐसे, क्या कर ले 3 4 5 एग्जांपल और ऐसे ऐसे ना। चलो नेक्स्ट देखो। अब जरूरी नहीं हमेशा मास दे, कभी वॉल्यूम भी दे सकता है क्या, तो वॉल्यूम से मोल निकालने का तरीका डिवाइडेड बाय 22.4 वाला था, एक ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं, ये नोट कर लिया सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 22.4 liter of oxygen gas at ST. Calculate mass of CO2 formed. कि कितना मास CO2 का बनेगा,
क्या आंसर है तुम्हारा? 44। क्या आंसर आ रहा है? 44 आ रहा है। नहीं पहुंचे। रिएक्शन लिख ली सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं कार्बन के और ऑक्सीजन के। स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी गलत नहीं होगा ना। मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितने मोल हो गए कार्बन के? 3 मोल। ऐसे मैंने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। कितने मोल आ गए? 1 मोल। रिएक्शन लिख देते हैं C प्लस O2 गिव्स CO2। अब मोल गिवन है अपने को कितने? कार्बन के 3 और ऑक्सीजन का 1। अब देखना दोनों कोफिशिएंट 1 ही है तो रेशो भी यही आएगा। तो देख के पता चला लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे। तो देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म 1 आ गया। फॉर्म कितना? 1। तो जैसे ही नंबर ऑफ मोल आया तो क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलर मास। तो 44। आंसर क्या आ गया? 44 ग्राम। चेक करो सही है। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट लिखो। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3। ठीक है। अब कह रहे हैं लास्ट में वॉल्यूम निकालनी है अपने को ना। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म्ड एट STP कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम NH3 का बनेगा। सेम आ गया तो फिर किसी से भी निकाल दो, कोई लिमिटिंग नहीं है।
सर 44.8 लीटर। तेरा कितना है? सेम ही आ रहा है क्या? देखो सबसे पहले तूने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए क्या? हमने निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना आया? 1 आ गया। फिर ऐसे निकाले हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाले, 6 डिवाइडेड बाय 2, कितने मोल आ गए? 3 मोल। रिएक्शन लिख दें, रिएक्शन होगी N2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NH3। तो हमने मोल निकाल रखे हैं, इसका कितना मोल है? 1, और इसके कितने मोल है? 3। अब देखो वैसे देख के पता चल रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो उतना ही मोल लिया हमने, इसका 1 मोल इसके 3 मोल, तो दोनों खत्म हो गए, क्या बना देगा? चेक करो, यही बनेगा क्या? 2 मोल ऑफ NH3। तो अपने पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 आ गए, कितने? 2 मोल। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ NH3 कितना हो जाएगा STP पे? मल्टीप्लाइड बाय 22.4, तो क्या आ जाएगा? 44.8। ये आंसर आ जाएगा, चेक करो सही है, कोई दिक्कत है इसमें? चले आगे। नेक्स्ट लिखो, देखो 1.24 ग्राम ऑफ P4 is allowed to react with 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
to form P4O10. Calculate mass of P4O10 form. फॉस्फोरस का मास है 31, ऑक्सीजन का मास है 16। सर 316 ग्राम 300 16 ग्राम बहुत ज्यादा नहीं आ गया? वो 1.24 1.92 बहुत मास तो कम लिया हुआ है, इतना सारा तो नहीं बनना चाहिए। 284 है। मोलर मास कितना है उसका? 284 आएगा, ढंग से कर। 4 फॉस्फोरस 31 इंटू 4 124, 10 ऑक्सीजन 160, कितना बना? 284 बना। और तूने वो डेसिमल नहीं देखे? तूने मोल निकाले P4 के कितने हैं? कितने? तो फिर 1/100 मोल बनने चाहिए थे ना। तो अगर तूने 100 वाला तो देखा ही नहीं। एक बार ढंग से सॉल्व कर, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोनों के, P4 के, O2 के, फिर रिएक्शन लिख के बैलेंस कर। तो ऐसे करेंगे तो और भी ज्यादा क्यों आएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास करेगा 1/100 इंटू 284, 2.84 होगा वो तो। ज्यादा क्यों है? 2.84। 1/100 तो 1 के बराबर, तो इसके 1 मोल कितना है? 100 लग रहा है तो इसके अंदर 1/100 है, 1/100 मोल्स ऑफ P4 gives 1 मोल ऑफ P4 होता है। 1 मोल क्यों? अगर 1 मोल P4 का होता तब 1 मोल P4O10 बनता ना। तो 1/100 से तो 1/100 ही बनेंगे, नहीं बनेंगे?
तुमने पहले मोल्स निकाल लिए Yes. P4 के? P4 के मोल्स क्या होंगे? 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास 124 ही बनेगा ना, 31 इंटू 4। P का 31, तो ये कितना बन गया? 0.01 मोल्स हो गए। 1/100 0.01 लिख सकते हैं। ऐसे निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये निकालें तुमने, कितने आ रहे हैं? 1/32, 1/6 थोड़ा आएंगे, 0.06 आएंगे। 0.06 आएंगे भाई। ये 1.92 को 192 नीचे 100 ले आओ, तो 32 से 192 को काटोगे कितने पे कटेगा? 6 पे। 6 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 0.06। अब रिएक्शन लिखो, क्या लिखोगे? P4 प्लस, बैलेंस करोगे तो क्या आएगा? 5 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स P4O10 आएगा। अगर मोल्स की बात करें, इसके कितने हैं? 0.01, इसके कितने हैं? 0.06। फिर क्या करोगे? मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये तो 0.01 बाय 1 हो जाएगा, और ये 0.06 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो 0.06 बाय 5 की वैल्यू इससे तो ज्यादा ही आएगी 0.01 से, तो कौन सा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट? है ना? क्या हो गया? उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी ना। सोच के देख, ऊपर 0.05 होता तब 0.01 बनता ना, 0.06 है तो क्या होगा? उससे ज्यादा ही आएगी वैल्यू। 0.01। हाँ, 1 के अगला डेसिमल भी तो आएगा, नहीं बनेगा? उससे ज्यादा ही आएगा। देख कर डिवाइड कर इसको, कितना बनेगा? 6/5, नीचे 100 ले जा, 6/5 सॉल्व कर, कितना बनता है? 1.2। 1.2 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 0.00, 0.0, ये बन गया क्या? अब बता, ये वाली वैल्यू ज्यादा है या 0.01 वाली वैल्यू ज्यादा है? ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा होगा। 2 आ रहा है इसके आगे। एक तो 0 पॉइंट, ऐसा सोच ले, एक तो वो डेसिमल हटा दे, एक तो 0.1 हो गया और आगे 0, मतलब 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 12। तो 12 बड़ी वैल्यू होगी और 10 क्या होगी? छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे लिमिटिंग कौन हो गया? P4 हो गया ना। अब देखो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से देखो, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका भी कॉफिशिएंट 1, तो एक मोल से कितना मोल बनता? एक, तो 0.01 से कितना बनेगा? 0.01। the number of moles of P4O10 form, तो कितना बन गया? 0.01। सही है यहाँ तक? तो मास ऑफ P4O10 कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलर मास, तो कितना आएगा? ये 2.84 ग्राम। चेक करो, सही है? कर सकते हैं सॉल्व वैसे? कर लोगे पक्की बात है? एक और कर लें ऐसा? चलो फिर नेक्स्ट लिखो। तो 71 ग्राम ऑफ Cl2 reacts with 8 gram of H2 to form HCl. Calculate weight of HCl form, तो कितना मास HCl का बनेगा? H का मास कितना होता है? 1, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, जो एवरेज होता है वही लेते हैं ना। ना 35 पॉइंट, वो तभी वो डाटा भी ऐसा गिवन है, देख 71, वो इसीलिए
कितना 36 36.5 तो फिर भी समझ आता। क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1। So 75. कितना है 75 75? तो कैसे भी नहीं आना चाहिए था। 73 आ रहा है। देखो सबसे पहले तुमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 निकाल लिए क्या? कितना बनेगा? 1 मोल आएगा क्या? 36 36 72 73 तो फिर भी आ सकता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 पहले ये चेक करो, सही है 1 मोल आएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 निकाल दो। सही है आंसर। तो कोई दिक्कत इसमें? रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ HCl। तो दोनों के मोल पता है अपने को। इसका कितना मोल है 1 और इसका कितना मोल है 4। देखते ही पता चल रहा है लिमिटिंग कौन सा है, H2। तो 1 मोल से कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेगा। तो अपने पास आ गया नंबर ऑफ, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया ना, हाइड्रोजन के मोल 4 लिख दिए ना। हाइड्रोजन के कितने हैं अपने पास? इधर 1 और इसका कितना है? वो आंसर सही बना रहा था मैं ना। तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो 1 मोल से कितने बनेंगे? 2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो वेट ऑफ HCl कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलर मास कितना? 36.5। तो 73 ग्राम हो जाएगा। फिर 75 कैसे आया था अभी? 37. अच्छा 37। That's the goal. चेक करो, सही है। कर पाएंगे ऐसे सॉल्व? ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर देंगे। तो एक बेसिक हमने एप्लीकेशन करा है इसका ना, ठीक है। तो अभी तो यही शीट कंप्लीट करनी है, फिर अगली क्लास में इसके क्वेश्चन होगा ना। कल क्या है? संडे। कल ऑफ कर देते हैं, कल इसका काम पूरा कर लेते हैं। क्या कहता है? मंडे रख दें ऑफ?